नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र आज अपने राजनीतिक दिग्दर्शन में आपने देखा कि कल यानी 8 जून को सायं 6:30 बजे 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मंत्रिमंडल का शपथ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जो 2014-2019 में हुए, वही नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार शपथ ग्रहण किए और इस शपथ ग्रहण की जो खासियत है वह यह है कि जहां 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, 2019 में पूर्ण बहुमत की थी, लेकिन 2024 की यह सरकार गठबंधन की सरकार है। आप कह सकते हैं जो परिस्थितियां सामने आई, जो व्यवहार समझ में सामने आया, जो कार्यविधि हमारे प्रधानमंत्री जी की रही, जो शैली रही, उससे आप अवगत हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, वह डिफरेंस यह है कि 2014 से 2019 के बीच में भाजपा की सरकार रही, 2019 से 2024 तक वह मोदी सरकार में परिवर्तित हो गई और भाजपा गायब हो गई। तीसरी बार में 2024 से जो कल का शपथ ग्रहण हुआ है, यह सरकार न भाजपा की सरकार न मोदी की सरकार, अब यह एनडीए की सरकार है। अंतर आप समझ गए। वह भी क्यों ऐसा हुआ है कि जहां 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 277 सीट जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2019 में 351 सहयोगियों से की सरकार बनी, और जो ही इतना अधिक मत मिला हमारे पीएम साहब मोदी जी को, यह लगने लगा कि यह सब कुछ उनके वजह से ही हुआ है जो सीट बढ़ी है। और उन्हें यह भी उम्मीद थी कि 2024 में जहां वे मोदी की गारंटी बांट रहे थे, कहीं बीजेपी नहीं था, कहीं आरएसएस नहीं था, कहीं विश्व हिंदू परिषद नहीं था, कहीं दुर्गा वाहिनी नहीं थी, कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नहीं था, कहीं किसान संघ नहीं था। यानी उनके जो आरएसएस के लगभग 60 से अधिक संगठन हैं जो काम कर रहे हैं गांवों से लेकर शहरों तक, उसमें कोई कहीं नहीं था। कौन? सिर्फ माननीय मोदी जी। मोदी जी की सरकार, मोदी जी का कार्य, मोदी जी की गारंटी, और यहाँ तक कि वे अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल भी सिद्ध कर। फिलहाल 240 पर 40 सीट पर आकर के वो सिमट गए और सहयोगियों के साथ 52 सहयोगियों के साथ उनको सरकार बनाने पड़ रही। 52 लोग हैं फिलहाल, जो भी है एनडीए की सरकार। और आपने एक चीज और देखा हो
कि भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं हुई और माननीय मोदी जी ने एनडीए के सभी को बुला करके अपने आप को घोषित कर लिए और फिर बाद में उसमें भाजपा के लोगों को जोड़ करके संयुक्त बैठक में तो हो गए, कोई बात नहीं है, अच्छा काम होना चाहिए। और इनके दो बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश बाबू की जेडीयू, और ये दोनों अपने आप में इनका इतिहास ही विचित्रता से भरा पड़ा है। और क्या माननीय मोदी जी और इन लोगों के बीच में संबंध रहा है वो भी बहुत अच्छा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कल के मंत्रिमंडल में लगभग मोदी सहित 72 लोगों का मंत्रिमंडल का शपथ हुआ। सभी लोगों ने शपथ लिया और जिसमें 29 लोग ओबीसी से हैं, 28 जनरल से हैं, 10 सदस्य अनुसूचित जाति से हैं और 5 अनुसूचित जनजाति से हैं और इसी में से 7 महिला भी। ये मंत्रिमंडल का स्वरूप है। और जातिगत स्थिति में आप देखना चाहते हैं तो 8 ब्राह्मण हैं, 2 यादव हैं, 3 राजपूत हैं, 2 भूमिहार हैं, जाट, कुर्मी, मराठा और ओक्यालिंगा से और सिख से 2-2 सदस्य हैं, निषाद, लोध, महादलित से 1-1 हैं, मतुआ, खटिक, गुजर, बनिया से 1-1 हैं। इस तरह इनका मंत्रिमंडल है। और जहाँ तक मैं अपने खटिक समाज की बात करूँ, इसमें से मात्र 1 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटिक जी इस मंत्रिमंडल में पुनः लिए गए। और बता दें कि डॉक्टर वीरेंद्र खटिक जी ये तीसरी बार मोदी मंत्रिमंडल में पुनः आ रहे हैं। 2014 से लगातार ये मंत्रिमंडल में रहे हैं और हैं। ये बुंदेलखंड से, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से हैं और टीकमगढ़ से सांसद हैं। ये लगातार सांसद 1996 से लगातार ये सांसद हैं और इनकी लोकप्रियता अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी है। अच्छे शिक्षित, सुशिक्षित हैं, जान लीजिए कि पीएचडी हैं और ये 1954 से। तो एक तरह से ये मिला करके ये हमारे समाज के एक अच्छे समझदार व्यक्तियों में माने जाते हैं। ये अलग चीज़ है कि इनका संबंध शुरू से ही आरएसएस से, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू से ही जुड़े हुए और बहुत आरएसएस में भी और अपने आसपास के इलाकों में भी लोकप्रिय हैं। फिलहाल यह बात अलग की चीज़ है, क्यों कि भारतीय व्यवस्था में जहाँ तक लोकतंत्र जिंदा है वहाँ पर ये भले आरएसएस से जुड़े हैं, उनका एक अपनी सीमा है। फिलहाल यह बात कुछ अलग से होगी। इसी के साथ अगर हम प्रदेश वाइज देखें तो उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश से 5, राजस्थान से 4, बिहार से 8, कर्नाटक से 4, आंध्रा से 3, तेलंगाना से 2, उड़ीसा से 3, हरियाणा से 3, पश्चिम बंगाल से 2, असम से 2, केरला से 2, झारखंड से 2, पंजाब से 2 और इतने ही लिए गए, और भी कुछ लिए गए होंगे। सब मिलाकर के इनकी संख्या 71 है, मोदी जी को छोड़ करके, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं और 36 राज्य मंत्री हैं और 5 एमओएस। तो कहने का मतलब कि सरकार हो गई, अभी मंत्रिमंडल का बंटवारा बकाया है। जहाँ तक सहयोगी दलों की मुख्य रूप से टीडीपी और जेडीयू की बात है, ये मामला फंस सकता है
क्योंकि हर महत्वपूर्ण जो विभाग है, जैसे वित्त विभाग, रक्षा विभाग, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद, ये किसी भी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं और इसी के तहत सरकार अपना एजेंडा आगे चलाती है और उसी के तहत जो किसी तरह का वो चाहती है तो कंट्रोल भी करती है। अब इन दो लोगों को इसी में से इनको या तो सब चाहिए, सुना तो ये भी जा रहा है कि ये चारों विभाग है और ये चाहिए, लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि मोदी जी न किसी सांसद को तोड़ पाएंगे। यदि स्पीकर का पद विपक्ष में चला गया, टीडीपी के पास चला जाए, जेडीयू के पास चला जाए या अन्य कांग्रेस वगैरह के साथ चला जाए, तो स्वाभाविक है कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी किसी भी दल के सांसद को तोड़ करके अपने में अगर लाना चाहेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जो कार्यविधि 10 साल से रही है उसको देखते हुए टीडीपी और जेडीयू बिल्कुल तैयार नहीं है कि स्पीकर का पद मोदी जी के या भाजपा के पास रहे। बाकी 4 विभाग हैं, इन्हीं चारों विभाग से आपका सीबीआई, आपका आईटी या जितने भी विभाग हैं जांच के, वो सब जुड़े हुए। वित्त विभाग है तो इनकम टैक्स का विभाग है, तो ये सारी चीज, रक्षा विभाग है तो सैन्य साधन है, संसाधन है, ये सब बहुत पूर्ण के। और प्राय सरकारों में ये चारों विभाग मुख्य जो प्रधानमंत्री बनता है उसके पास, उसके मित्रों के पास, उसकी पार्टी के पास रहता है। लेकिन देखना ये कि क्या, जैसा कि मुझे पता है कि आरएसएस का निर्देश है कि ये चारों विभाग छोड़ करके ही सारे विभाग सहयोगी दलों में बांटे जाएं। अभी देखना है कि क्या होता है। और दूसरी चीज कि क्या यह सरकार, एनडीए की सरकार, हालांकि मोदी जी के लहजों में जो विपक्षियों पर कटाक्ष होता है उसमें कोई कमी नहीं देखी गई पिछले एनडीए की बैठक में, जो उन्होंने अपना वक्तव्य, तो फिलहाल ये तो अपनी बात है। क्या अपने इस व्यवहार से मोदी जी अपने को थोड़ा नरम करेंगे? स्पीकर का पद रहा तो स्वाभाविक है कि सांसद टूटेंगे, खरीदे जाएंगे, और जिस दिन पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया बीजेपी में सम्मिलित होकर के 272 के आंकड़े 240 की जगह पहुंच जाता है, तो सहयोगी दलों की कीमत क्या होगी आप समझ। और सहयोगी दल क्या करेंगे? इस सरकार को 3 दिन, 13 दिन, 13 महीने या पूर्ण काल प्राप्त कराते हैं। यह सभी लोगों के अपने विचार पर निर्भर है और उनके एक दूसरे पर सहयोग पर निर्भर है। यदि मुखिया उनको ठीक ढंग से सहूलियतें देते हैं, महत्व देते हैं, तो बाकी जो समाज की समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बेकारी है, महंगी शिक्षा है, ये जो तमाम समस्याएं हैं, और इस देश का धन जो मात्र 22 पूंजीपतियों के पास जा रहा है, इस देश के 95% लोग परेशान हैं आर्थिक रूप से, 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे छूने जा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन बांट करके बताया जा रहा है कि जिला रहे हैं। जहां ये परिस्थितियां और वैश्विक स्तर पर जो गिरावट आई है इस देश की, मात्र ये कहने से खत्म नहीं होगा कि हम विश्व की बड़ी पूंजीपति होने जा रहे हैं, या
मैं विश्व गुरु होने जा रहा हूँ। ये सब कहने से नहीं होगा, और ये भी देखना होगा कि अभी एनडीए में जय श्री राम ही चलेंगे या जय जगन्नाथ जी चलेंगे, या दोनों चलेंगे, या जो इस देश का कल्चर है उस हिसाब से लोगों के दुआ सलाम चलते रहेंगे। इसी के साथ भविष्य में अच्छे भविष्य का उम्मीद ले हुए अपने देश के लिए, अपने यहाँ के तमाम आम आवाम के लिए एक शुभकामना, शुभेच्छा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका मित्र डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र।